अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। चलें हम समझ सकते हैं इस चैप्टर को। यानी आज जिस ग्लोबल वर्ल्ड में हम रहते हैं आखिर ये किस तरह से बना। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट, एक कंट्री दूसरी कंट्री के करीब आया, इनका कनेक्शन आपस में बढ़ गया। चाहे हम इकनॉमिकली की बात करेंगे या पॉलिटिकली या सोशली, हर फील्ड में हर स्फीयर के अंदर ग्लोबलाइजेशन देखने में मिलती है। फॉर एग्जांपल ट्रेड के थ्रू ये वर्ल्ड ग्लोबल वर्ल्ड बना। ट्रेड ने पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया। ट्रेड के थ्रू एक कंट्री दूसरी कंट्री के नज़दीक आया। यहाँ पे पहला टॉपिक दिया द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री का मतलब पहले, यानी आज का जो वर्ल्ड, इससे पहले का वर्ल्ड कैसा था, पहले लोग किस तरह से रहते थे, इनका फूड कैसा था, इनका ड्रेस और कल्चर कैसा था। अब हमें मेनली ये समझना कि पहले भी ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट था, पहले भी ग्लोबल वर्ल्ड एग्जिस्ट था। इसका आंसर हमें आगे मिलेंगे इसी टॉपिक के अंदर। लेकिन मैं आपको पहले ही ये बताऊंगा कि पहले भी जब हम बीसी की बात करेंगे, जीसस क्रिस्ट जन्म से पहले भी अगर हम देखेंगे वहाँ पे भी ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट था, लेकिन लिमिटेड में। ये बात याद रखना, इस समय पे भी ग्लोबल वर्ल्ड एग्जिस्ट था। आपको समझ में, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता जो कि इमर्ज हुआ पिछले 50 सालों से या इससे पहले भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्लोबलाइजेशन पिछले 50 सालों से ही आया, बल्कि पहले भी ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट था। जो मैंने अभी आपको समझाया, बीसी की अगर हम बात करेंगे, यानी जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले भी ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट था, ग्लोबल वर्ल्ड एग्जिस्ट था। आपको समझ में, ग्लोबल वर्ल्ड बनने के पीछे बड़ा इतिहास रहा। पहले भी लोग कनेक्ट थे, जैसे कि ट्रेड के थ्रू, माइग्रेशन के थ्रू, वर्क के थ्रू, मूवमेंट ऑफ कैपिटल के थ्रू, या इसके अलावा भी बाकी चीज़ों के थ्रू। इन्हीं चीज़ों ने ग्लोबल वर्ल्ड बनाया। आपको समझ में, ये जो ड्रामेटिक और विजुअल साइंस है ना, ग्लोबल इंटरकनेक्ट्स के, जो कि आज मौजूद हमारी लाइफ में, ये ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस एकदम से नहीं आया, ये एकदम से इमर्ज नहीं हुआ, बल्कि ये बहुत फेजी से गुजरा। इसको बनने में लॉन्ग प्रोसेस लग गया, काफ़ी टाइम लगा। आपको समझ में, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्हें क्या दिया। Although human societies have become assertedly more interlinked, पूरे हिस्ट्री में जो ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं वो ज़्यादा इंटरलिंक्ड एक दूसरे के साथ, यानी एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी के साथ जुड़ गई, इसके करीब आ गई। आपको समझ में, एंशंट पीरियड से ही ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट्स और पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग के लिए निकलते थे। वास्ट डिस्टेंसेस तक वो ट्रैवल कर रहे थे, दूर दूर तक वो लोग ट्रैवल कर रहे थे, नॉलेज की तलाश में, अपॉर्चुनिटी की तलाश में, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट पूरा करने के लिए। स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट का मतलब, जिस तरह प्रीस्ट्स मंदिरों पर पूजा करने के लिए जाते, इन मंदिरों पे वो अपनी स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट पूरा कर पाते। आपको समझिए, फिर यहाँ पे दिया एस्केप परसिक्यूशन, यानी जब कोई राजा किसी को सज़ा के बारे में कुछ कहा, फिर वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरी कंट्री में जाते, दूसरी कंट्री में भागते। यानी कि किसी के ऊपर मौत का सज़ा सुनाया, फिर वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरी कंट्री में भागते, उसको हम बोलते हैं एस्क्यू परसिक्यूशन। आपको समझ में, आगे उन्होंने क्या दिया। दे कैरिड गुड्स, मनी, वैल्यूज, सिक्ल्स, आइडियाज, इन्वेंशन एंड इवन जर्म्स एंड डिजीज। दे का मतलब यहाँ पे यही ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट्स, पिलग्रिम्स, यानी जब ये ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स या प्रीस्ट्स मूव करते, ट्रैवल करते एक जगह से दूसरी जगह तक, वो तो अपने साथ गुड्स, मनी, वैल्यूज, सिक्ल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस लेके जाते, इनको कैरी करते हैं। हत्ता कि वो जर्म्स और डिजीज को भी अपने साथ कैरी करते, डिजीज और जर्म्स को भी अपने साथ ले के जा रहे थे। आपको समझ में, फिर आगे क्या दिया। As early as 3000 BC, an active coastal trade linked the Indus Valley civilization with present day West Asia। देखिए, ये हमें एक प्रूफ मिलता कि एंशंट पीरियड में भी ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट था। देखिए उन्होंने यहाँ पे क्या दिया, यानी
अगर हम 3000 BC की बात करेंगे, यानी जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले, इस समय पे भी एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक कर रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसको प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया के साथ जोड़ा। लोग इस समय पे भी ट्रेड कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ शिप्स। कहने का मतलब इस समय पे भी ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट था। मगर एक बात याद रखना, इस समय के ग्लोबलाइजेशन को प्रेजेंट डे ग्लोबलाइजेशन के साथ कंपेयर मत करिए, क्योंकि काफ़ी वेरिएशंस देखने में मिलते। वो इतना ग्लोबलाइजेशन डेवलप था नहीं जितना कि प्रेजेंट डे में ग्लोबलाइजेशन डेवलप था। फॉर एग्जांपल आज का जो ग्लोबलाइजेशन है ना, आज का जो ग्लोबल वर्ल्ड है ना, इसमें कम्युनिकेशन का एक अहम रोल है, या ट्रांसपोर्ट का एक अहम रोल है। लेकिन अगर हम बीसी की बात करेंगे, ध्यान सुनना, बीसी में इतनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं, इतना कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं, इसलिए आज का जो ग्लोबलाइजेशन है वो ज़्यादा स्ट्रांग एज कम्पेयर टू एंशिएंट ग्लोबलाइजेशन की हिसाब से। आपको समझ में हमें प्रूफ मिलता कि एंशिएंट पीरियड में भी ग्लोबलाइजेशन है। आगे क्या दिया, फॉर मोर देन ए मिलियन काउरीज द हिंदी cowrie or seashells used as a form of currency from the Maldives found their way to China and East Africa। ये भी एक और प्रूफ हमें मिलता कि एंशियंट पीरियड में ग्लोबलाइजेशन। देखिए क्या, जो काउरीज थे, इनको हिंदी में काउरी या सीशेल्स भी बोलते हैं, करेंसी के लिए इनको यूज़ कर रहे थे। ये काउरीज मालदीव्स में पाए जाते हैं, फिर चाइना और ईस्ट अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। कहने का मतलब यही सेम करेंसी बहुत सी जगहों पे यूज़ होती है, मालदीव्स, चाइना और ईस्ट अफ्रीका के साथ कनेक्ट था। आपको समझ में। फिर आगे क्या दिया, द लॉन्ग डिस्टेंस सुपर डिजीज कैरिंग जर्नल मे बी ट्रेस्ड एज फार बैक एज 1700 बाय द 30s इट हैड बिकेम एन इनटेबल लिंक। लॉन्ग डिस्टेंसेस तक डिजीज और जर्म्स भी फैल गई, एक जगह से दूसरी जगह तक इनका ट्रांसफर हुआ। इसका प्रूफ हमें 17th सेंचुरी AD से मिला। 13th सेंचुरी में भी इन जर्म्स और डिजीज का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह तक कंटिन्यू रहा। देखिए ये जो पहला टॉपिक है ना, यहाँ पे द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि पहले वर्ल्ड कैसा था, क्या इसमें ग्लोबलाइजेशन है, इसका जवाब हमें यहाँ से मिला। देखिए ये जो लाइन्स है ना, यहाँ पे एज अर्ली एज, यहाँ से यहाँ तक प्रिपेयर करना, इन यहाँ से हमें ये साबित हुआ कि पहले भी ग्लोबल वर्ल्ड एग्जिस्ट था, पहले भी ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट था। आपको समझिए, ये दो एग्जाम्पल से हमें समझ में आए। एक यहाँ पे दिया काउरी और सीशेल्स, जो कि यहाँ मालदीव्स और चाइना ईस्ट अफ्रीका से पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे इंडस वैली को, यानी कि एक्टिव कोस्ट ट्रेड लिंक कर रहा था प्रेजेंट वेस्ट एशिया के साथ। आपको समझ में। चलिए अपने मेन टॉपिक पे, जो इसका पहला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1.1, सिल्क रोड्स लिंक द वर्ल्ड। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक। रोड का मतलब रास्ता, ऐसा रास्ता जहाँ से सिल्क गुजरा। सिल्क पहले चाइनीज रोड से गुजरा, चाइना से ही आया, बहुत सालों तक वो सेक्रेट रहा, मगर हमेशा के लिए वो सेक्रेट नहीं रहा, धीरे धीरे दूसरी जगह तक भी पहुँच गया। देखिए यहाँ पे पहली लाइन में क्या है, द सिल्क रोड आर ए गुड एग्जाम्पल्स ऑफ विब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चर लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सिल्क रोड एक अच्छी एग्जाम्पल पेश कर रहा था, किस चीज़ के लिए, कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी ट्रेड और कल्चर लिंक कर रहा था वर्ल्ड के डिस्टेंट पार्ट्स पे। आगे क्या दिया, द नेम सिल्क रोड्स पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोस अलोंग दिस रूट। सिल्क रोड का नाम हमें इम्पोर्टेंस बताता है वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोस की, जो कि इसी रोड से गुजरा। इसका सिल्क रोड का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस रोड से मैनली चाइना से सिल्क आया, लेकिन आगे चलकर इस रोड से बाकी चीज़ें भी आया, वो हम आगे देखेंगे इसी टॉपिक में क्या क्या चीज़ें इस रोड से आया। Historians have identified several silk routes over land and by sea, knitting together vast regions of Asia and link Asia with Europe and North Africa. They are known to have existed before the Christian era and thrived almost till the 15th century. But Chinese pottery also traveled the same road, as did textile and supplies from India and Southeast. In return, precious metals, gold and silver followed from Europe to Asia. देखिए क्या यहाँ पे दिया, हिस्टोरियंस ने सेवरल सिल्क रूट्स की आइडेंटिफाई कर दिया। कुछ सिल्क रूट्स लैंड से कनेक्ट, कुछ तो सी से कनेक्ट, वो एक साथ जुड़े हुए थे। इस रूट ने एशिया की वास्ट रीजन्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया, एक साथ मिलाया, फिर एशिया को यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका के साथ जोड़ा। हिस्टोरियंस जानते हैं कि सिल्क रूट
क्रिश्चियन इरा से पहले भी एग्जिस्ट, यानी बीसी के टाइम पे भी सिल्क रोड एग्जिस्ट था, ये बात याद रखना, जो कि तकरीबन 15th सेंचुरी तक रहा। कहने का मतलब सिल्क का लंबा प्रोसेस रहा। लेकिन जो चाइनीज़ पॉटरी थे वो भी इसी रोड से आया जहाँ से सिल्क आया, इसने भी वही रोड फॉलो किया। इसके साथ साथ टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस भी इसी रोड से इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया आया। इसके रिटर्न में प्रीशियस मेटल्स आया, जिसमें गोल्ड और सिल्वर, वो यूरोप से एशिया आया। कहने का मतलब कि इस रोड से सिर्फ सिल्क ही नहीं आया, बैर में इस रोड से बहुत सी चीज़ें आया। ध्यान से क्या क्या चीज़ें, सिल्क के अलावा इस रोड से क्या क्या आया, चाइनीज़ पॉटरी, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, गोल्ड एंड सिल्वर। आया आपको समझ में? चले आगे। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज हमेशा एक दूसरे के साथ साथ चलता। पहले जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे इन्होंने भी ट्रैवल किया इसी रोड से एशिया तक। फिर मुस्लिम प्रीचर्स आया, मुस्लिम प्रीचर्स ने भी वही रोड फॉलो किया कुछ सेंचुरीज तक। आपको समझ में? यानी मुस्लिम प्रीचर्स ने भी यही रोड फॉलो किया कुछ सेंचुरीज तक। इनसे पहले बुद्धिज़्म एमर्ज हुआ ईस्टर्न इंडिया में और बुद्धिज़्म फैल गया सेवरल डायरेक्शंस में इसी रोड के थ्रू। आपको समझ में? कहने का मतलब कि सिल्क रोड ने एक रीजन को दूसरे रीजन के साथ मिलाया। सिल्क का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा वर्ल्ड को कनेक्ट करने का। और ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।